हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत जो हमारी यूनिट 8 चल रही थी, जो कि ऊर्जा के अंतर्गत थी, उसमें जितनी भी चीज़ें थीं वो हम पढ़ चुके थे, लेकिन कुछ शब्दावली ऐसी हैं जो 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। अर्थात ऊर्जा टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावली है या महत्वपूर्ण कुछ विभाग हैं या कुछ संस्थान हैं या फिर कुछ परिभाषाएं हैं जिन्हें हमने टॉपिक के अंतर्गत नहीं पढ़ा था, उनका सम्मिश्रण आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। अर्थात उनका अध्ययन हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो में ऊर्जा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक बिंदुओं को। जैसे एक पूछ लिया जाता है इरेडा। आपने जब ऊर्जा वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे तो उसमें इरेडा का शब्द बहुत बार आया था। तो इरेडा का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास संस्थान है। क्या है? भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास संस्थान। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1987 में की गई थी। कब की गई थी? 1987 में। इसका उद्देश्य क्या है? जो गैर परंपरागत ऊर्जा तकनीकी हैं उनका विकास करना, अर्थात जो नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकी हैं उनका विकास करना और विकास के लिए जो भी संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता हो वह संसाधन उन्हें उपलब्ध कराना। यह नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी शोध कार्यों का खर्च वहन करती है। अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की खोज के लिए या इनकी शोध के लिए जो भी वित्त की आवश्यकता पड़ती है उस वित्त की पूर्ति कौन करता है? इरेडा करती है, अर्थात भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास संस्थान द्वारा की जाती है। फिर आता है एक सीएनजी। सीएनजी क्या होता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसे वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक दबाया जाता है, अर्थात इतना कंप्रेस्ड किया जाता है इसको। और इसके माध्यम से क्या किया जाता है? वाहनों को चलाया जाता है। जब वाहन इसके माध्यम से चलाए जाते हैं तो वाहनों में चलाने में खर्चा भी कम हो जाता है, साथ ही साथ इस गैस के जलने से पर्यावरण को हानि भी बहुत कम होती है। और यह गैस जो है हवा से क्या होती है? थोड़ी सी हल्की होती है, तो इसमें विस्फोट जैसी भी कोई संभावना नहीं बनी रहती है। यह क्या होती है? हवा से मामूली सी हल्की होती है। इसका प्रमुख संगठक क्या होता है? मीथेन होता है, अर्थात इसमें मीथेन की मात्रा 75 से 98% तक पाई जाती है। किसमें? सीएनजी में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में, संपीड़ित प्राकृतिक गैस में, जिन्हें वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि जितने भी ऑटो चालक होते हैं, जितनी भी कुछ गाड़ियां होती हैं या फिर जो सवारी को इधर उधर ले जाने का काम करती हैं, उन्हें सीएनजी से चलित ही बनाया जा रहा है। क्योंकि सीएनजी में क्या होता है? एक तो लागत कम आ जाती है, दूसरा यह गैस पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाती है। इसके जलने से कोई जो विषैली गैसें हैं उनका उत्पादन नहीं होता है। वायुमंडलीय दबाव के 200 गुना अधिक दाब पर रहने के बावजूद यह गैस की अवस्था में ही रहती है। अर्थात क्या होता है? आपने देखा होगा ना कि किसी भी चीज को यदि ज्यादा प्रेशराइज्ड किया जाता है, ज्यादा कंप्रेस्ड किया जाता है, तो वह अपनी अवस्था परिवर्तित कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके अणु पास पास होने लगते हैं। लेकिन सीएनजी एक ऐसी गैस है जिसे जो वायुमंडलीय दाब है उससे 200 गुना अधिक तक दबाए जाने पर भी यह किस अवस्था में रहता है? गैसीय अवस्था में रहता है। संपीड़न से जो हानिकारक गैस है उनका उत्सर्जन क्या हो जाता है? काफी कम हो जाता है। जब इसे कंप्रेस्ड किया जाता है तो कंप्रेस्ड के कारण जो भी हानिकारक गैसें इसमें उपस्थित होती हैं वह क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। इसलिए इसे क्या माना जाता है? पर्यावरण हितैषी माना जाता है। फिर आती है एलएनजी। क्या होता है? लिक्विड नेचुरल गैस, अर्थात द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। नाम क्या है? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। यह भी क्या है? एक प्राकृतिक गैस है। इसका भंडारण अतिशील अर्थात क्रायोजेनिक द्रव के रूप में किया जाता है। जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं, जो बहुत ही ठंडे अवस्था में जिनमें ऊर्जा के रूप में इन्हें रखा जाता है, उसमें इनका क्या किया जाता है? भंडारण किया जाता है। इसके संघनन के लिए तापमान 120 से 170 डिग्री निर्धारित करना होता है। कितना करना होता है? 120 से 170 डिग्री निर्धारित करना होता है। एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, अर्थात द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। इसमें मुख्यतः प्रोपेन, प्रोपलीन, ब्यूटेन और ब्यूटलीन का मिश्रण होता है। इतनी सारी गैसों का इसमें मिश्रण होता है। कौन कौन सी गैसें होती हैं? प्रोपेन होता है, प्रोपलीन होता है, ब्यूटेन होता है और ब्यूटलीन होता है। गैसें आपको याद रखना है, ये गैसें पूछ ली जाती हैं कि जो एलपीजी है उनमें किन किन गैसों का मिश्रण होता है।
इसका प्रयोग किस में किया जाता है? रसोई गैस के रूप में किया जाता है, अर्थात घरों में जो सिलेंडर आते हैं जिनका उपयोग हम खाना पकाने के लिए करते हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है? तो यह एलपीजी गैस भरी होती है जो द्रवीकृत अवस्था में होती है। लेकिन जैसे ही इसे हम बाहर निकालते हैं, चूंकि ये भी कंप्रेस्ड होती है, और जैसे ही हम बाहर निकालते हैं तो यह गैस के रूप में बाहर आने लगती है। यह सामान्य ताप एवं दाब पर यह वाष्पित हो जाती है, अर्थात जैसे ही इसे हम कमरे के ताप पर लाते हैं या सामान्य ताप पर लाते हैं तो यह लिक्विड से किस में परिवर्तित हो जाती है? वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। फिर होता है पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस, जो पाइपलाइनों के माध्यम से चलती है। इसकी आपूर्ति पाइपलाइनों के द्वारा की जाती है, और ये पाइपलाइन किसकी बनी होती हैं? मृदु इस्पात या पॉलीथिलीन की बनी होती हैं। इनके माध्यम से इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। इसका प्रयोग खाना पकाने या पानी गर्म करने में किया जाता है। आपने देखा होगा शहरों में कुछ पाइपलाइनें बिछा दी जाती हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो एलपीजी होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, यह बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। एक सिलेंडर 2 से 2.5 या 3 महीने तक चलता है, उसके बाद फिर आपको नंबर लगाना होता है, फिर आपके घर में आती है। दूसरा, विस्फोट की संभावना भी बनी रहती है। तो इसके लिए सरकार ने एक नवीन गैस की खोज की जिसे पीएनजी कहा जाता है, जिसे पाइपों के माध्यम से घरों घरों तक पहुंचाया जाता है। इसमें विस्फोट की संभावना भी कम बनी रहती है, साथ ही साथ यह पर्यावरण हितैषी भी होती है, और खाना बनाने में और गैस पानी गर्म करने में इसका उपयोग भी आसानी से किया जा सकता है। यह बेहद सुरक्षित हवा से हल्की गैस होती है। जैसे ही इसमें कहीं भी लीकेज होता है तो यह क्या हो जाती है? हवा से हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है, जिससे धरती के निचले वाले स्तर में विस्फोट की संभावना कम बनी रहती है। बात कर लेते हैं एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। इमिटिंग डायोड क्या कहलाता है? एलईडी। हमने देखा है कि जो पहले प्राचीन समय में या फिर अभी कुछ समय पहले हम क्या करते थे, एक प्रकार के बल्बों का उपयोग करते थे जिसमें टंगस्टन का इस तरीके का तंतु बना होता था, और वह बल्ब जो होते थे बहुत ज़्यादा वाट के हुआ करते थे, 100 वाट के, 200 वाट के, इस तरीके के बल्ब हुआ करते थे जो कि विद्युत की खपत बहुत ज़्यादा करते थे। सरकार ने विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके एक नए प्रकार की तकनीकी का विकास किया है जिसे एलईडी कहा जाता है, लाइट इमिटिंग डायोड कहा जाता है। यह ऐसे बल्ब होते हैं जो कम विद्युत का उपयोग करके अधिक प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। तो इनका फुल नाम क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जन डायोड होता है। यह ऐसे डायोड होते हैं जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है। इनसे क्या होता है? प्रकाश का उत्सर्जन होता है। और जो परंपरागत बल्ब हुआ करते थे उनसे कहीं अधिक मात्रा में इनसे प्रकाश की प्राप्ति होती है। इनमें ऊर्जा दक्षता क्या होती है? अधिक होती है, अर्थात यह कम ऊर्जा का उपयोग करके अधिक से अधिक प्रकाश उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। एक और कम बिजली की आवश्यकता होती है, दूसरी ओर ये प्रकाश बहुत ज्यादा उपलब्ध कराते हैं। ध्यान रखिएगा, जो एलईडी होती हैं वह दोनों करंटों पर काम कर लेती हैं, अर्थात अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। जो एसी होता है, जो घरों में आने वाली बिजली होती है वह, और जो बैटरी से उत्पन्न होने वाली बिजली होती है वह, दोनों में ही यह जल सकते हैं, दोनों में ही यह कार्य कर सकते हैं। जो इसमें डायोड में जो कैथोड और एनोड होते हैं दोनों ही आवेश बिंदु पर एक साथ होते हैं, तथा दोनों के संधि पर ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन एवं धनात्मक सेल का पुनर्संयोजन होता है, जिसमें चलते इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा युक्त चालन पट्टी से अपेक्षाकृत कम उत्सर्जन युक्त संयोजक बैंड की तरफ जाते हैं, जिससे कम ऊर्जा का उपयोग करते हुए यह हमें अधिक प्रकाश उत्पन्न कराते हैं। एलईडी को थोड़ा सा हमने विस्तार से लिखा हुआ है क्योंकि इसे 5 नंबर में पूछे जाने की संभावना ज्यादातर है। पिछले विगत वर्षों में भी इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ऊर्जा का यह अंतर ऊष्मा या प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। तो जो ऊर्जा का यह जो अंतर है वह ऊष्मा या प्रकाश के रूप में क्या होता है? उत्सर्जित होता है। लेकिन एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड में यह ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में उत्सर्जित होती है। किसमें होती है? विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में यह उत्सर्जित होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मोटा मोटी 5 नंबर में पूछा जा सकता है, कुछ ज्यादा शब्दों में लिखा हुआ है, तो आप जो पॉइंट आपको याद हो जाए वो मेन पॉइंट आप इससे याद कर लीजिए। लेकिन एलईडी का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। अंग्रेजी में हो जाए तो ज्यादा अच्छा, नहीं हो तो हिंदी में तो आपको याद करना ही है कि इसे प्रकाश उत्सर्जन डायोड कहा जाता है। साथ ही साथ ये भी याद करना है कि एक प्रकाश का उत्सर्जन होता है इसमें, और ऊर्जा दक्षता बहुत अधिक होती है, एसी और डीसी दोनों पर काम करते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें आपको मोटा मोटी इसमें याद रख लेनी है। अब बात कर लेते हैं सोलर पॉन्ड। सोलर पॉन्ड क्या कहलाते हैं? तो इसमें जल और नमक को मिश्रित करके इसमें रखा जाता है। जल को क्या बना दिया जाता है? सघन बना दिया जाता है, और जल में कुछ परतें जम जाती हैं। इसमें जब जल को गर्म किया जाता है
तो जल गर्म होकर इन पोंडों से बाहर नहीं निकल पाता। क्योंकि क्या होता है, जब जल एक बीकर में मान लीजिए जल भरा हुआ है और हम इसमें नमक घोलकर इसे क्या कर देते हैं और सघन बना देते हैं, और जब इस जल को गर्म किया जाता है तो इसमें क्या बन जाती है, कुछ लेयर बन जाती हैं, कुछ पोंड बन जाते हैं। उन पोंडों से यह ऊर्जा, ये गर्म जल की जो ऊर्जा होती है वह बाहर नहीं निकल पाती है। इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा जल की अनेक सतहों पर संग्रहित हो जाती है और इसका तापमान लगभग 85 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है? 85 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह ऊर्जा प्राप्त करने की एक नई तकनीकी है। इसके माध्यम से हम उसको कम गर्म करके अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यह भारत का पहला सोलर पॉन्ड गुजरात के कच्छ में बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? गुजरात के कच्छ में। ऊर्जा ग्राम, ऊर्जा ग्राम भी एक नवीन अवधारणा है जिसके माध्यम से ग्रामों को इस तरीके से डेवलप करना है कि वह अपनी जो दैनिक जरूरतें हैं ऊर्जा की, उसे ग्रामीण स्तर पर ही पूरा कर लें। अर्थात उस गांव को इस तरीके से डेवलप कर देना, इस तरीके से तकनीकी आधार पर डेवलप कर देना कि वह अपनी दैनिक ऊर्जाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही कर लें, अर्थात उन्हें किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े। ऐसी अवधारणा जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की समस्त ऊर्जा की आवश्यकताएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों से ही पूरी की जा सकती हो या उसकी पूरे करने की व्यवस्था हो, उसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा ग्राम कहा जाता है। इसका उद्देश्य है गांवों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, अर्थात उसे ऊर्जा का किसी और से आयात ना करना पड़े। इससे घरेलू ऊर्जा, प्रकाश व्यवस्था, सिंचाई के साथ साथ वाणिज्यिक ऊर्जा के रूप में इसके प्रयोग की संभावनाएं बनती हैं। अर्थात घरों में जो घरेलू ऊर्जा होती है, जो प्रकाश के रूप में ऊर्जा होती है, वही भी पूरी कर सकें। प्रकाश ऊर्जा या खाना बनाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसकी, या फिर सिंचाई के लिए आपके लिए जो सिंचाई के साधन होते हैं, जो मोटर होती हैं, जो पंप होते हैं, उनको चलाने के लिए भी आप इतनी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कर सकें ग्रामीण स्तर पर। इस हेतु उन्हें सक्षम बनाना ही ऐसे ग्रामों को क्या कहा जाता है? ऊर्जा ग्राम कहा जाता है। राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम को प्रारंभ कब किया गया था? 1983 में किया गया था। इसका उद्देश्य था कि इस तरीके के चूल्हे आपको उपलब्ध करा देना जिससे ना तो पर्यावरण का प्रदूषण हो, साथ ही साथ महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी ना हो, साथ ही साथ सस्ते में उन्हें सरल तरीके से सर्वसुलभ उपलब्ध भी हो जाएं। तो इसका उद्देश्य क्या है? ताकि वनों की कटाई कम की जा सके। क्योंकि क्या होता है, ग्रामीण स्तर पर खाना बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है और लोग जंगल जाकर लकड़ियां काट काट कर उन्हें लाते हैं, जिससे क्या होता है? वन उन्मूलन होता है, वनों की कटाई होती है। अब वनों की कटाई कम हो सके, इसके उद्देश्य से उन्नत चूल्हा कार्यक्रम लाया गया। साथ ही साथ घरेलू ईंधनों को सरल बनाया जा सके। अब जब लकड़ियों से हम चूल्हा जलाते हैं या महिलाएं चूल्हा जलाती हैं तो उनमें उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही साथ उसे धुआं निकलने से उन्हें स्वास्थ्य संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं और ईंधन भी बहुत ज्यादा लगता है। तो इसके उद्देश्य क्या है? एक तो वनों की कटाई कम हो जाए, घरेलू ईंधन सरल हो जाए और ईंधन की बचत हो, स्वास्थ्य संबंधी जो खतरे महिलाओं को होते हैं उनमें भी कमी लाई जाए। साथ ही साथ लकड़ियों के जलने से या फिर अन्य चीजों के जलाने से जो पर्यावरण को प्रदूषण हो रहा है उस प्रदूषण को भी कम किया जाए। भोजन निर्माण में लगने वाला जो समय है उसको भी कम किया जाए। साथ ही साथ निर्धन ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएं। तो जो उन्नत चूल्हा कार्यक्रम है इसे 1983 में इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए लागू किया गया था। तो कौन कौन से उद्देश्य थे? एक तो वनों की कटाई कम की जाए, वनों की कटाई कम कर दी जाएगी तो जो लकड़ियों के जलाने से क्या हो रहा था, समस्या आ रही थी, घरेलू ईंधन में समस्या आ रही थी या लकड़ियों को लाना पड़ रहा था जो कठिन था, उसे सरल बनाया जाएगा। अर्थात जो ईंधन है घरेलू ईंधन उसे अब सरल बनाया जाएगा। इससे ईंधन की बचत भी होगी। जो महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती थी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती थी, उनसे भी निजात मिल सकेगा। साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण को कम और भोजन निर्माण में लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा। साथ ही साथ जो निर्धन ग्रामीण होंगे उन्हें रोजगार भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। तो इन उद्देश्यों से इस कार्यक्रम को बनाया गया था या लागू किया गया था। उन्नत चूल्हों में धुआं बहुत कम निकलता है। जो उन्नत चूल्हे बनाए गए थे ये कैसे थे? धुएंहीन थे, अर्थात इनमें धुएं की मात्रा बहुत कम हुआ करती थी। भारत में अभी तक 60 डिजाइनों के उन्नत चूल्हों का निर्माण
किया जा चुका है। इनसे ईंधन के अधिकाधिक उपयोग के साथ साथ अपशिष्ट पदार्थों का पुनः उपयोग भी हो जाता है। अर्थात इसमें क्या होता है, जो ईंधन होता है उसका पूर्णतः उपयोग हम कर पाते हैं, साथ ही साथ इसके द्वारा जो अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं उस अपशिष्ट का हम पुनः उपयोग कर पाते हैं ऊर्जा के रूप में। बात करते हैं पहला ई व्हीकल हाईवे। अब क्या है, जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम उत्पादन में या फिर पेट्रोलियम उत्पादन के अंतर्गत आप डीजल या पेट्रोल की बात कर लें, तो चूंकि हमारे भारत में या हमारे विश्व में अभी जितने भी वाहन संचालित हो रहे हैं या चल रहे हैं वो अधिकतर या तो डीजल वाहन है या फिर पेट्रोल वाहन है, और इन दोनों की ही संचालन से पर्यावरण प्रदूषण भी होता है और भारत के लिए तो आर्थिक लागत का भी बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो प्राकृतिक गैस हैं या पेट्रोलियम उत्पाद हैं इनके भंडारण भी सीमित हैं, तो हमें पेट्रोल का बहुत अधिक मात्रा में जो पश्चिमी एशियाई देश हैं उनसे आयात करना पड़ता है। तो इन सभी के लिए अब नवीन तकनीकी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्माण किया जा रहा है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन या फिर बैटरी संचालित वाहन का निर्माण तो हमने कर लिया, लेकिन इन्हें चार्जर की व्यवस्था कैसे की जाए, क्योंकि ये जो वाहन होते हैं इनकी एक तो रफ्तार कम होती है, दूसरा बैटरी से चलने पर इनकी जो दर होती है वो कम होती है कि एक वाहन मान लीजिए 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक ही चल पाता है। तो जब इतना चलेगा और मान लीजिए उसे लंबा सफर तय करना है तो वह उस लंबे सफर को कैसे तय करेगा। पेट्रोल वाहन या डीजल वाहन में तो जगह जगह पर पेट्रोल पंप लगे होते हैं जिसके माध्यम से हमारा पेट्रोल जहां खत्म होने वाला होता है वहां पर हम पेट्रोल पंप के माध्यम से पेट्रोल डलवा के बहुत लंबे सफर तक चले जाते हैं। तो इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पहला ई इलेक्ट्रिकल हाईवे स्थापित किया जा रहा है, जहां पर जगह जगह पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, जहां से यदि इलेक्ट्रॉनिक वाहन गुजरते हैं तो उनके लिए चार्जर की व्यवस्था की जाएगी। 19 अगस्त 2021 को भारत का पहला ई व्हीकल सौर ऊर्जा आधारित हाईवे दिल्ली चंडीगढ़ को घोषित किया गया है, अर्थात दिल्ली चंडीगढ़ जो हाईवे उसे घोषित किया गया है। इस हाईवे पर सौर ऊर्जा आधारित व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के निर्माण हेतु भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो भेल है को फेम 1 योजना के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, अर्थात इसका कार्यभार किसे सौंपा गया है, भेल को सौंपा गया है। यह हाईवे पर प्रत्येक 25 से 30 किलोमीटर पर एक सौर ऊर्जा आधारित चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, ताकि कोई भी वाहन यदि कहीं पर डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसे चार्ज होने की सुविधा दी जाएगी। ऊर्जा पावर ग्रिड। अब क्या होता है कि ऊर्जा का निर्माण तो कर लिया जाता है, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए ग्रिडों की आवश्यकता होती है, और ग्रिड यदि सही उच्च क्वालिटी युक्त नहीं होंगे तो इससे भी ऊर्जा की हानि बहुत ज्यादा होती है, ऊर्जा का अपव्यय बहुत होता है। तो इसी के उद्देश्य से ऊर्जा पावर ग्रिड का निर्माण किया गया है। विद्युत ग्रिड, इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड या पावर ग्रिड उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने के लिए इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो है उसे ही पावर ग्रिड या ऊर्जा पावर ग्रिड कहा जाता है। विद्युत ग्रिड एक जटिल प्रणाली है जिसे अपनी पीढ़ी से ग्राहकों को बिजली प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे अपनी दैनिक जरूरतों के लिए उपयोग कर सकते हैं। अर्थात व्यक्तियों की जो दैनिक जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली किन माध्यमों से पहुंचाई जाएगी उसे ही ऊर्जा पावर ग्रिड कहा जाता है। आदित्य सौर दुकान। आदित्य सौर दुकान क्या होती है? तो सौर ऊर्जा उत्पादों को आसानी से उनकी बिक्री हो सके, उन्हें लोगों तक पहुंचाया जा सके, यदि वह खराब हो जाते हैं तो उनकी मरम्मत हो सके। तो इस तरीके से एक जो निजी कंपनी है उसके माध्यम से लोगों को पहुंचाना ही क्या है, आदित्य सौर दुकान कहलाती है। अर्थात सौर ऊर्जा उत्पादों को आसानी से उपलब्ध, बिक्री और मरम्मत सेवाओं को सहज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1995 में आदित्य सौर दुकानों की स्थापना की गई है। कब की गई? 1995 के बाद इन दुकानों की स्थापना की गई है। इन दुकानों की स्थापना में निजी उद्यमियों को भी शामिल किया गया है, अर्थात निजी उद्यमियों को टारगेट दिए गए हैं। अर्थात आप यदि टारगेट ले लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सौर ऊर्जा जो उत्पाद होते हैं उनकी बिक्री कर सकते हैं, खरीद कर सकते हैं, और उन उत्पादों में जो भी कमियां आ रही हैं या जो भी खराबी आ रही है उनको सुधारने का काम भी कर सकते हैं। वन नेशन वन गैस ग्रिड। वन नेशन वन गैस ग्रिड क्या कहलाता है? योजना और परिचालन उद्देश्यों हेतु भारतीय विद्युत प्रणाली को 5 क्षेत्रीय ग्रिडों में विभाजित किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, कितने क्षेत्रीय ग्रिडों में विभाजित किया गया है?
5 क्षेत्रीय ग्रिडों में विभाजित किया गया है। वन नेशन वन गैस ग्रिड इन क्षेत्रीय ग्रिडों में एकीकरण को संदर्भित करता है तथा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों जैसे विभिन्न हितधारकों को प्राकृतिक गैस द्वारा उत्पादित ऊर्जा प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की संकल्पना भी प्रस्तुत करता है। अब कुछ विभाग हैं, कुछ संस्थान हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं, जो पूछे जाते हैं कि इनकी स्थापना कब हुई है और मुख्यालय कहां पर है और इनका उद्देश्य क्या क्या है, इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये भी 3-3 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड जो है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में की गई थी। कब की गई थी? 1969 में। इसका उद्देश्य है देश की ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को वित्त उपलब्ध कराना, अर्थात जो देश की ग्रामीण को जो विद्युत उपलब्ध कराने वाली योजनाएं होती हैं उन्हें वित्त की व्यवस्था कौन करता है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड करता है। तो इस उद्देश्य से इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया? दिल्ली में। भारतीय विद्युत व्यापार निगम, तो इसकी स्थापना 1996 में की गई थी, 1996 में की गई थी और इसका उद्देश्य था कि विद्युत की मेगा जो परियोजनाएं, बड़ी परियोजनाएं जो कि 25 मेगावाट से ज्यादा की होती हैं तथा अन्य परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान जहां पर लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है विद्युत से संबंधित। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और इसका मुख्यालय फरीदाबाद में है। उद्देश्य रखा गया था कि यह संस्थान विद्युत क्षेत्र में मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण का राष्ट्रीय शीर्ष निकाय है, अर्थात विद्युत क्षेत्र में लोगों को प्रशिक्षित करके उन्हें मानव संसाधन के रूप में बनाने वाला यह क्या है? एक शीर्ष संस्थान है। भारतीय बिजली ग्रिड निगम लिमिटेड, भारतीय बिजली ग्रिड निगम लिमिटेड क्या है? तो इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में और इसका उद्देश्य है व्यावसायिक सिद्धांतों के आधार पर विद्युत क्षेत्रों के मध्य विश्वसनीय, सुरक्षित एवं कम लागत पर बिजली के हस्तांतरण के लिए क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय बिजली ग्रिडों की स्थापना करना और उनका संचालन करना, अर्थात लोगों को सस्ती दरों पर सर्वसुलभ बिजली उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए विभिन्न स्थानों पर ग्रिडों की स्थापना करने के लिए भारतीय बिजली ग्रिड निगम लिमिटेड की स्थापना की गई है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कब? 1964 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है तेल शोधन ग्राहकों को तकनीकी सेवा उपलब्ध कराना, अर्थात तेल का शोधन करना, साथ ही साथ जो ग्राहक हैं उनके लिए तकनीकी सेवा उपलब्ध कराना, साथ ही साथ संभावित वैकल्पिक ईंधन उत्पादन और उनके उपयोग की संभावनाओं का पता लगाना कि जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हैं उनकी क्या संभावनाएं हैं, कहां कहां पर वो पाए जाते हैं और किस तरीके से उनका निष्कर्षण किया जा सकता है या उन्हें निकाला जा सकता है। तो इन सभी संभावनाओं की खोज करने का काम कौन करता है? इंडियन ऑयल कारपोरेशन करता है। तो दोस्तों, ऊर्जा टॉपिक के अंतर्गत जितने भी और महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको भी इस वीडियो के अंतर्गत हमने कवर करने का प्रयास किया। साथ ही साथ ऊर्जा टॉपिक से अंतर्गत जितने भी चीजें हैं सभी पहलुओं का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। इन्हीं टॉपिकों से, इन्हीं तथ्यों से आपके 3 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर के प्रश्न बनेंगे। तो इन टॉपिकों को बहुत अच्छे से कीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आपसे सारे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से बन जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस यूनिट के अंतर्गत इतना ही। मिलते हैं अगली यूनिट में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।